नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जग्गू का जीके हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज आए हैं वापस से इंडियन ज्योग्राफी के एक लेक्चर के साथ और इंडियन ज्योग्राफी का जो ये लेक्चर है इसे हम और अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। भाई आपने देखा होगा कि कई चीज़ें आपसे पूछी जाती है। भाई आपको जैसे आपको कल मैंने जो टॉपिक बताया था, तो कल वाला जो आपका टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि किस तरह हम इंडियन ज्योग्राफी के जो वीडियोस हैं उनको करें और एक एक करके हमारे टॉपिक को किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम इसमें ये देखेंगे दोस्तों कि हमने पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया था, हिमालय का क्षेत्र पढ़ लिया था। मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा कल इसके, ताकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। आज हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे। आपको भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा था। एक था आपका थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को हम राजस्थान के अंतर्गत पढ़ते हैं पूरा का पूरा। एक था समुद्र तटीय मैदान, जिनको हमने समुद्र तट और काफी चीजें आपको मैं बता चुका था। फिर हम पढ़ रहे थे हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उसको भी हमने समझा दिया। एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें था उत्तर का विशाल मैदान, जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम भारत में जितनी पर्वत श्रेणियां हैं और भारत का जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है हम उस पर आएंगे। तो आज हम बात करने जाएंगे मैदान की, जो मैदानी क्षेत्र भारत में माना जाता है। और मैदानी क्षेत्र जो है उसको हम कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसका सबसे उत्तर वाला पार्ट कौन सा है। आपको याद होगा जब मैंने आपको हिमालय बताया था तो वहां पर भी मैंने आपको हिमालय को अलग अलग श्रेणियों में, ऊंचाई के आधार पर, नदियों के वितरण के आधार पर हिमालय को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। इसी प्रकार जब हम विशाल मैदान पढ़ते हैं, क्योंकि भारत का जो कुल भूभाग है उसके 43% पर मैदान पाया जाता है। इसलिए भारत एक ऐसा इंपॉर्टेंट देश माना जाता है जिसमें कृषि के लिए लगभग हमारी कुल भूमि का 52% यानी 52% कृषि के लिए उपलब्ध है। जबकि आप कुछ देशों में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ 4 से 6%, जापान में जाओ 3 से 4%, इतना, यानी चीन में भी इतना अधिक कृषि क्षेत्र का प्रतिशत नहीं है जितना कहां पे पाया। प्रतिशत बोला है मैंने, एरिया वाइज नहीं बोला है। अनुपात या प्रतिशत उतना चाइना में भी नहीं है जितना भारत में पाया जाता है। तो मैंने आपको भारत का प्रतिशत 52% बताया था। 52% का अर्थ होता है कि लगभग भारत की जो आधी भूमि है वो आधी भूमि कृषि योग्य मानी जाती है। और वो किस कारण संभव हो चुका है, ताकि हमारे यहाँ 43% पर तो क्या है, मैदानी भाग माना जाता है। उसमें मरुस्थल भी आ गए, उसमें समुद्र वाले मैदान भी आ गए, और उसमें जो आज वाला मैदान आपको समझाने जा रहा हूं ये वाला मैदान भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों बिना देर किए फटाफट से शुरू करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। और इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, फसलें बताऊंगा आपको, भाग बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा और विशेषताएं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। देखिए, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। फर्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, जो हमें डालनी भी चाहिए सबसे पहले, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान बोल दो, या फिर हम इसका एक और नाम बोल सकते हैं, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये कहने के पीछे इसका क्या लॉजिक है वो भी पढ़ेंगे हम। भाई ये कहने के पीछे क्या लॉजिक माना जाता है तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है आपको मैंने पहले भी बता रखा है, मैं फिर आपकी सहूलियत के लिए 2 मिनट में इन चीजों को रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप, माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले एक नदी बहा करती थी उत्तर भारत में, जहां हिमालय पर्वत और तिब्बत है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां आज हिमालय पर्वत और तिब्बत है वहां पर 1.5 करोड़ वर्ष से भी प्राचीन समय पर एक विशाल नदी बहती थी, और इस नदी को कहते थे इंडो ब्रह्म भी कह सकते थे, या इस नदी को कहते थे शिवालिक नदी।
इसको इंडो ब्रह्म भी कह सकते हैं, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, शिवालिक नदी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ, जैसे जैसे हिमालय की विभिन्न चोटियां बनी और हिमालय का क्या हुआ, उत्थान हुआ, यहां लिख देता हूं हिमालयाज। जैसे जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की टक्कर हुई और जैसे जैसे हिमालय का टैथिस सागर के तल से उत्थान होता गया, वैसे वैसे इंडो ब्रह्म नदी के ग्लेशियर में घाटियां बनती गई और ये ब्रेक होता गया। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा नदी का ग्लेशियर था, भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी पर्वतीय नदी ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर का अर्थ होता है बर्फ के पहाड़। ग्लेशियर का क्या अर्थ होता है, मैं अभी आपको पहले तो बात जो अभी लोग जुड़े हैं वो समझ लें। मैं आपको आज उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ाने जा रहा हूं। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है उसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, पर रटना नहीं है। क्यों कहते हैं वो समझा रहा हूं पहले, ठीक है? तो देखिए, ये इंडो ब्रह्म थी, इसका ग्लेशियर था, क्योंकि इसी से पिघल पिघल के ये नदी क्या करेगी, लगातार प्रवाहित होगी। ये नदी बहुत प्राचीन काल में बहती थी, करोड़ों वर्ष पूर्व। जैसे हिमालय ऊपर की तरफ उठा, जो आज का हिमालय विशाल हिमालय माना जाता है, वैसे वैसे ये नदी का ग्लेशियर ब्रेक हुआ और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिससे इसका एक पार्ट जो है ये बन गया आपका सिंधु नदी तंत्र। ये पहले भी आपको बताया था, पर चूंकि चीजें कॉमन होती है इसलिए यहां बताना मैं जरूरी समझता हूं, ठीक है? फिर ये वाला भाग जो ब्रेक हुआ बीच वाला, इससे बना गंगा नदी तंत्र, इससे बना गंगा नदी तंत्र, और उसके पार्ट, ये वाला पार्ट जो ब्रेक हुआ बचा हुआ, इससे बना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और आपको यह बात भी मैंने पहले बताई थी, यहां मैंने ओनली नदी शब्द यूज नहीं किया है, तीनों के साथ एक शब्द यूज किया है, तंत्र। ये देखो, तीनों के साथ तंत्र। तंत्र का अर्थ क्या होता है, सिस्टम। यानी सिंधु नदी अकेली नहीं है, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां, जेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और भी दूसरी गोमल, काबुल, कुब्रा नदी भी कहते थे जिसे, ठीक है? ऐसे गंगा नदी तंत्र में गंगा नहीं है, गंगा की सहायक नदियां भी शामिल है। यमुना हो गई, फिर उसके बाद आपकी भागीरथी हो गई, फिर आपकी मंदाकिनी हो गई, फिर आपकी गोमती नदी हो गई, ऐसे अलग अलग, कोसी नदी हो गई, बहुत सारी नदियां, बागमती हो गई जो नेपाल से भी आती है। ये सारी गंगा और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। मेरा एक वीडियो गंगा नदी तंत्र पे बना हुआ है, पर वो चूंकि डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, तो गंगा नदी तंत्र का वीडियो मैं डिजिटल बोर्ड पर भी बना लूंगा आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है? फिर हम आते हैं अंतिम रूप से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इस नदी तंत्र में आती है। तीस्ता हो गई, धनसिरी हो गई, सुबनसिरी हो गई, मानस हो गई, संकोश हो गई, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है? दिहांग, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, ये सारी नदियां यहां पर आती है। तो आप अब ध्यान से सुनना, मैदान कब बना? जब हिमालय बना। ध्यान से सुनना, जब हिमालय अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की टक्कर हो रही थी, तो टैथिस सागर का तल ऊपर उठा, इससे हिमालय बना। तो ये आप देख रहे हो क्या स्लोप, ये वाला, ये खाई नुमा क्षेत्र बन गया। तो आज आपको उत्तर प्रदेश, बिहार में मुख्य रूप से कौन से मैदान का विस्तार दिखाई देता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, ये मेनली उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ कहां पर फैला हुआ है? बिहार में फैला हुआ है। और यहां पर जब हिमालय का उत्थान हुआ तो खाई यानी खड्डे नुमा संरचना बन गई, और जैसे हिमालय का उत्थान हुआ उससे 3 नदियां तंत्र निकलने चालू हो गए, जो मैंने अभी सामने लिखवाए, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और ये नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी थी वो पर्वतों से आई और इस मैदान में जमा होती गई, और इस मैदान की जो खाई नुमा, खड्डे नुमा संरचना थी उसे इस मिट्टी ने भर दिया, और आज ये मैदान बिल्कुल समतल हो गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल सिंपल है। यानी पहले हिमालय का उत्थान हुआ है, फिर यह मैदान बना। अब मैदान वैसे तो टैथिस सागर का अवशेष है, परंतु खड्डे नुमा मैदान था, बहुत बड़ी बड़ी खाइयां थी, जिसे इन सभी नदियों के जो पानी था वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आया,
और इस जलोढ़ मिट्टी को अंदर जमा दिया और ये खड्डा भर दिया और आज आपको ये समतल सपाट मैदान की तरह दिखाई देता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इस मैदान को बनाने में योगदान कौन कौन सी नदियों का है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसलिए इस मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं। आया क्या कॉन्सेप्ट समझ में? हाँ, उम्मीद है आप सब देख रहे होगे, आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को बड़ा बड़ा के देखते हैं। कई क्या करते हैं, जैसे वीडियो 5 मिनट बढ़ा दिया, फिर 2 मिनट आगे बढ़ा दिया, फिर 4 मिनट को। मूवी थोड़ी चल रही है, अगर हल्का सा आगे गया, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं होती है। एक भी कॉन्सेप्ट समझाया और मिस हुआ, काम खत्म है, फिर पूरी की पूरी रटन तो जाएगी। इसलिए आपको मेरी एडवाइस है कि या तो वीडियो देखे ही ना, और देखें तो उसे पूरा देखें। बीच बीच में आगे फॉरवर्ड करके नहीं देखें कि मूवी में गाना आ गया आगे बढ़ा दिया, ऐसे नहीं देखें, ठीक है? तो यहां तक उम्मीद है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसको हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से क्यों जानते हैं, ठीक है? यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको टेलीग्राम पे भी जैसे डेली डलवाते हैं वैसे डलवा देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब मैं इसका विभाजन बताता हूं, ठीक है? मैदान, मैदान का विभाजन, इसी मैदान का बता रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, सबसे पहला आपका हो गया मैदान का विभाजन, और मैदान के विभाजन में भी इसको लिख सकते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसको हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो उस तरह भी हम इसका क्या कर सकते हैं? विभाजन कर सकते हैं। तो मैं जो विभाजन का क्रम ले रहा हूं वो क्रम में ले रहा हूं उत्तर से दक्षिण। इसका जो मैं क्रम ले रहा हूं वो क्रम में कैसा ले रहा हूं, आप ध्यान से देखना, उत्तर से दक्षिण का क्रम ले रहा हूं, ठीक है? देखो, अगर सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले वाले भाग पर जाएंगे, तो इस भाग को, भाई एक तो ये विभाजन हो गया, इसको भी हम लगभग 5 पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। फिर मैं इसको भारत के मैप में भी आपको एक बार क्लियर कर दूंगा, पर फिलहाल आपको मैदान के विभाजन में कितने पार्ट याद रखने? 5। 5 पार्ट भी कैसे याद रखने? आपको उत्तर से दक्षिण ध्यान रखने, ठीक है? तो समझना आप इसको एक बार थोड़ा देखिए। सबसे उत्तरी पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं भाबर, इसको भाबर के नाम से जानते हैं, ठीक है? अभी केवल आप नाम याद रख लो, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और चीजों को समझने का, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है, ठीक है? तो देखो, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? भाबर कहते हैं। यह सबसे मैदान का सबसे कैसा भाग है? उत्तरी, क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं? उत्तर से दक्षिण चल रहे हैं। भाबर के बाद दूसरा क्षेत्र आता है, इसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र आता है, इसको हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? फिर तीसरा क्षेत्र आता है, उसको हम कहते हैं बांगड़, बांगड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है? और अगला क्षेत्र जो आता है उसको हम कहते हैं खादर, खादर, ठीक है? और अंतिम क्षेत्र आता है उसको हम कहते हैं डेल्टा, डेल्टा क्षेत्र। तो एक तो ये कई बार पूछे गए हैं, जिसमें से ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हो गया बांगड़ और दूसरा कौन सा हो गया? खादर हो गया। ये 2 तो मान के चलना पूछा गया, और इनके साथ एक और क्षेत्र पूछा जाता है आपका डेल्टा। देखो मेरी बात सुनना, मैं जब ये बोलता हूं कि ये पूछा जाता है, इसका मतलब जब आप पढ़ोगे इसको दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, तब आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। पढ़ना सारा है, कोई यहां पर ऐसे लॉटरी का ड्रॉ नहीं निकल रहा कि भाई जो चिट में आया वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं। पढ़ना सारा है, पर पढ़ते समय जिनको मार्क किया जाता है उन पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? और चीजें सिंपल है, आप चीजों को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, एक ही चीज को 10-10 किताबों में से पढ़ोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। क्योंकि याद रखने की दिमाग की, मस्तिष्क की सीमा होती है, सबकी अपनी अपनी सीमा होती है। मेरी अपनी सीमा है इसको याद रखने की, आपकी अपनी है, पर मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता।
सब डिपेंड करता है आपकी रुचि पे, आपके इंटरेस्ट पे। अगर चीजों को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। पर भार लेके पढ़ोगे, बोझ लेके पढ़ोगे कि यार ये तो मैं जबरदस्ती पढ़ रहा हूं क्योंकि पास होना है, तब नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा इसमें इंटरेस्ट अपना बरकरार रखें इसको। तभी तो मैं आपको ज्यादा से जितना पॉसिबल हो पाता है वो टॉपिक आपको चित्रों के साथ लिखाने की कोशिश करता हूं। इंटरनेट से, इधर उधर से, गूगल से चित्र लेके आते हैं और वहां आपको दर्रे पढ़ाए तो आपको दर्रों के चित्र बताए। इसके भी मैं बताऊंगा चित्र आपको। एक पूरी क्लास जो नेक्स्ट वाली होगी उसमें इसके चित्र ही चित्र बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वहां चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि हर चीज को चित्र के माध्यम से देखें ताकि समझ में आ जाए, दिमाग में आपकी इमेज फिट हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा, आप किसी स्थान पर घूमने गए, पर्वतीय क्षेत्र पे गए, माना कि आप मनाली गए घूमने, ठीक है। अब मनाली गए तो वहां आप अलग अलग प्लेसेस पे गए, 5-6 जगह होते हैं। कुल्लू भी गए, मनाली गए तो कई लोग रोहतांग भी हो जाते हैं। तो आप माना 3 जगह घूम के आ गए। अब वो आजीवन तीनों जगह आपके दिमाग में फिट हो जाएगी क्योंकि आप उसको फिजिकली देख कर आए हैं, वहां आप जाकर आए हैं। इसलिए वो चीजें आपके दिमाग में एकदम से क्या हो गई है, फिट हो गई है, ठीक है। और अब उन पे कई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप तुरंत दे दोगे और आपको टेंशन नहीं रहेगी, यार मैंने तो देखा हुआ है, मैं तो घूमा हुआ हूं, मैं तो वहां गया हुआ हूं। तो इस तरह से आपको जितनी चीजों को या तो फिजिकल देख के आ सकते, अगर नहीं जा सकते तो उसकी इमेज देखिए तो लंबे समय तक याद रहेगी। और क्वेश्चन घुमा के भी आता है तो उसको सॉल्व करने की क्षमता आपके पास डेवलप हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने 5 क्षेत्र बताया आपको, भाबर, तराई, बांगड़, खादर और डेल्टा, ठीक है। ये 5 को लाइन से आप क्या कर लो, पहले तो याद रख लो, ठीक है। फिर मैंने बताया बांगड़ और खादर ये अलग अलग है, तो देखना, ध्यान से देखना। जो भाबर क्षेत्र होता है आपका, ध्यान से मैं बता रहा हूं फिर आपको, देखो जो आपका ये भाबर क्षेत्र होता है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार की बंजर भूमि है। या मैं एक काम करता हूं, ये तो आपको अलग से रहने दो और इसके बाद अलग अगले स्लाइड पे एक एक करके बता देता हूं, ठीक है। पहला लिख देता हूं मैं, फर्स्ट जो क्षेत्र लिख देता हूं, ये कौन सा लिख देता हूं, भाबर। भाबर एक ज्योग्राफी की भाषा में भाबर कहते हैं। अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में भारत के अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो मैं इसके की पॉइंट्स बता देता हूं। एक तो ये क्षेत्र मैदान का सबसे उत्तरी भाग, मैदान का सबसे उत्तरी भाग, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने डायग्राम में देख लिया है, समझ आ गया, पर मैंने लिख दिया है क्योंकि जरूरी है, ठीक है। उत्तरी भाग है। दूसरा भाबर के बारे में देखो बात, अगर भाबर के बारे में दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि भाबर क्या होता है, तो बड़े बड़े पत्थरों वाली बंजर भूमि, बड़े बड़े पत्थरों वाली बंजर भूमि जो होती है उसको, ये यहां की विशेषता मानी जाती है। इसी तरह एक इसका और लिखना चाह रहा हूं मैं, नदियां लुप्त प्राय हो जाती है, नदियां लुप्त प्राय हो जाती है, क्योंकि नदियां कहां चल जाती है, पत्थरों के नीचे से प्रवाहित, पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होती है। तो नदियां लगभग आपको या तो लुप्त होगी या बहुत ही कम दिखेगी, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के पर्वतीय क्षेत्रों से स्पर्श करते क्षेत्र या तलहटी क्षेत्र होते हैं, स्पर्श करते हुए क्षेत्र होते हैं या तलहटी क्षेत्र होते हैं। और अब इसके मैं जैसे उदाहरण बताऊं कि इस तरह के भाबर आपको कहां कहां मिलेंगे, तो एक तो इस तरह के भाबर आपको लद्दाख में अनेक स्थानों पर मिलेंगे,
एक आपको इस प्रकार के भाबर ऋषिकेश में भी मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के भाबर आपको मनाली में भी मिलते हैं, ठीक, और भी कई हिल स्टेशन हो सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि आपको यह समझना है कि भाबर क्षेत्र क्या होता है। तो देखो मैं एक बार बता देता हूं आपको, इस तरह का कोई क्षेत्र हो सकता है जिसमें ऐसे बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं। मैं आपको कल एक साथ इनके डायग्राम से समझा दूंगा, इनका जो डायग्राम होगा उससे समझा दूंगा, ठीक है। अब आप मानो यहां से कोई नदी आ रही है, ध्यान से सुनना इसको कल इसका डायग्राम बता दूंगा, पर एक बार थोड़ा सा इसे ध्यान से समझने का प्रयास करो आप, ठीक है। देखो यहां से कोई नदी आ रही है, माना कोई पर्वतों से नदी आ रही है और नीचे इस क्षेत्र में प्रवेश करी। अब आप देख रहे हो इस क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जैसे नदी इनके कांटेक्ट में आएगी तो नदी इन गैप में से होके कहां चल जाएगी, नीचे चल जाएगी। इसलिए यहां आपको नदी की जो गहराई होती है वो बहुत ही कम प्रतीत होती है। नदियों की जो गहराई होगी वो क्या होगी, कम प्रतीत होती है। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि नदियां यहां पर लुप्त प्राय हो जाती है। आपको छिछली दिखती है, और वहां पर आपने देखा होगा कई जगह इस प्रकार का क्षेत्र होता है, और भाबर वाला वहां पे रिवर राफ्टिंग भी की जाती है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए वैसे भी ऋषिकेश फेमस है, मनाली फेमस है, अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पे रिवर राफ्टिंग की जाती है। तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं और नदियां उस पे से बहती है। तो कई नदी कम गहरी, कई नदी ज्यादा गहरी होती है, पर ओवरऑल उसकी जो गहराई है वो हमें कम प्रतीत होती है, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर होंगे यहां पर, तो उपजाऊ क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा होगा, भाबर वाला, बंजर होगा। कोई पर्वत है, पर्वत से नदी बह रही है, और नीचे जो तलहटी होगी उस तलहटी में ऐसे बड़े बड़े भाटे या बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। इनमें से 100% अगर भाबर का क्वेश्चन आया तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि अगर यह पॉइंट आपने समझ लिए तो आपका निश्चित रूप से भाबर का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मान के चलना। तो देखो सिंपल, मैदान का सबसे उत्तरी भाग होता है, डायग्राम मैं कल बताऊंगा सबके एक साथ। बड़े बड़े पत्थरों वाली बंजर भूमि होती है, नदियां लुप्त प्राय हो जाती है और पत्थरों के नीचे जल प्रवाहित होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के स्पर्श करते हुए क्षेत्र होते हैं। ये भाबर वहीं होंगे जब पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन्हीं के नीचे की तरफ भाबर मिलेंगे आपको, और वहीं से मैदान की शुरुआत हो गई। पर्वत खत्म और मैदान शुरू, और मैदान का शुरुआती पॉइंट कौन सा होता है, ये भाबर होता है, ठीक है। दूसरा, तलहटी वाले क्षेत्र भी होते हैं, और एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, पर लद्दाख जैसे है तो लद्दाख बंजर क्षेत्र है पूरा का पूरा, पर लद्दाख में तो आपको अनेक स्थानों पर भाबर मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर, और उनके बीच से नदियां बहती हुई निकलती है। क्योंकि वैसे लद्दाख बंजर भूमि है, लद्दाख में बारिश नहीं होती, परंतु जो तिब्बत से नदियां आती है वो अधिकांश नदियां लद्दाख में से होकर प्रवेश करती है, जिसमें सबसे मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, ठीक है। फिर ऋषिकेश हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, और मैं लिख देता हूं इसमें डी में हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह आती है, लाहौल स्पीति। तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में हो गया, यहां भी आपको क्या मिलेंगे, भाबर मिलेंगे। तो इस प्रकार के भाबर हमें अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। देहरादून में भी कुछ स्थान पर इस तरह के भाबर मिलते हैं, पर ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहां पर प्रेजेंट किए हैं। क्लियर है क्या? और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम में प्रॉब्लम है, टाइम सेट नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं आपके एकदम लाइव क्लास नहीं ले पा रहा, इसलिए रिकॉर्डेड ले रहा हूं। तो बात तो एक ही है, आपके लाइव में भी आंसर दे देता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आएगी, और अगर आए तो कमेंट कर दो, तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए, कमेंट करो और मैं उसका तुरंत आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर उन कमेंट में कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो बड़ा हुआ, जिसको एक्सप्लेन करने का हुआ, तो वो कमेंट इस क्लास के पढ़ के जो अगले दिन वाली क्लास लूंगा उसमें पहले वो समझा दूंगा। तो दिक्कत क्या है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है कि आप लाइव होगी तभी मजा आएगा, बिना लाइव के मजा नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपको उल्टा लाइव में तो कई प्रकार से डाइवर्ट भी ध्यान होता रहता है, डिस्टर्बेंस होता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं होता। आप कॉन्सेंट्रेट करके अपना देख सकते हो और समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। कोई मजे थोड़ी लेने, पढ़ना है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब मैं अगले क्षेत्र की तरफ चलता हूं, जिसको हम क्या कहते हैं, तराई। दो क्षेत्र हम समझेंगे, ठीक है। देखिए मैदान का दूसरा भाग हो गया सेकंड, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तराई, ठीक है। अब जहां भाबर खत्म होता है उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, तराई
तो ध्यान से देखना, तराई में कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूं। नदियां पुनः सतह पर दिखने लगती है। नदियां पुनः सतह पर दिखने लगती है अपनी, यहां लिख देता हूं, पूर्ण गहराई के साथ। नदियां पुनः सतह पर दिखने लगती है पूर्ण गहराई के साथ। अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है। अत्यधिक उपजाऊ व हरियाली या वन युक्त प्रदेश, वन युक्त प्रदेश कृषि के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। कुछ स्थानों पर दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं, यानी जहां पर भूमि व जल का मिलन होता है, वहां पर दलदली क्षेत्र बहुत ज्यादा तराई में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मेन है, इसमें नेपाल से लगता हुआ भारत का उत्तरी भाग, ये पूरा किस में आता है? तराई में आता है। अगर आपसे मुख्य राज्य पूछा जाए तो यूपी हो गया, और यूपी में भी मुख्य जो क्षेत्र हो गया, ये एक लिख देता हूं, गोरखपुर, और ये मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। तो चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। हो गया, सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए, अब आपने देखा है कि तराई क्षेत्र जो है, वहां पर नदियां अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को कुछ हद तक जमा देती है। तो मिट्टी ऊपर तो क्या थे, भाबर में तो बड़े बड़े भाटे थे, जैसे ही नीचे आए तो मिट्टी जम गई, तो बारीक बारीक मिट्टी हो गई। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो भाटे थे, बड़े बड़े जो पत्थर थे, उनके बीच गैप ज्यादा था। अब ये जो नदियां मिट्टी को लाई है, ये मिट्टी काफी हद तक इस मैदान में जमा हो गई है, ठीक है। भाबर बांगड़ खादर में भी वही है, तो उसी तरह यहां पर भी मिट्टी जमा हो रही है। जब मिट्टी जमा हो रही है तो मिट्टी के बीच में गैप कम है, तो जो नदियां ऐसे पत्थरों के नीचे से बह रही थी, अब वो नदियां कहां आ गई? ऊपर आ गई, और ऊपर लगातार प्रवाह क्षेत्र में बह रही है। अगर यही नदी मिट्टी के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहेगी तो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देगी, ठीक है। और जब यह दलदली क्षेत्र बन जाएगा, पानी रुका हुआ रहेगा, तो यहां पर मच्छर होंगे। मच्छर होंगे तो मच्छरों से होने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक रोग, जिससे आज भी 4.5 से 5 लाख लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। कोरोना से तो कुछ भी नहीं मरे, उससे ज्यादा तो हर साल मलेरिया से मर जाते हैं। तो मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र सबसे बड़ा ये कौन सा माना जाता है? तराई माना जाता है। और ये मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, वो तो चूंकि भारत पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं। दुनिया में जहां जहां भी तराई है, दुनिया में जहां जहां भी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, वहां मच्छरों का प्रकोप है। दुनिया में जहां जहां भी भूमध्य रेखा है, वहां पर भी मच्छरों का प्रकोप है, और दलदली भूमि पाई जाती है। और मादा एनाफिलीज मच्छर, ये जो प्रोटोजोआ होता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, इसकी वजह से मलेरिया रोग का क्या होता है? विस्तार होता है। इसलिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन है
कि एक तो तराई क्षेत्र जो है वो कौन सा है। तो नेपाल के साथ जो हमारी बॉर्डर है, मैं बता देता हूं आपको एक बार, उसमें जाके ये देखिए, जो हमारी नेपाल के साथ बॉर्डर है पूरी की पूरी, ये पूरा क्षेत्र क्या है, तराई है। देखो ध्यान से देखना, नेपाल के साथ जो हमारी पूरी की पूरी बॉर्डर, ये तो या तो भाबर आ गए, देखो हिमाचल में या उत्तराखंड में ये तो भाबर आ गए, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है, ये जो नेपाल के साथ हमारी सीमा चल रही है पूरी, ये वाली आपकी इस तरह से, ये देखो नेपाल के साथ ये जो प्रदेश मैंने करा है, यही मुख्य प्रदेश क्या कहलाता है, ये तराई के नाम से। भाबर तो ये रह गए, ये ऊपर जाएंगे पर्वतों की तरफ तो क्या आ गए, भाबर आ गए। और जैसे ये नेपाल का सीमा क्षेत्र में देखो, यूपी और बिहार वाला क्षेत्र, ये पूरा आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, ये तराई क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब मैं वहीं पर चलता हूं। तो इसमें से देखो यूपी का क्षेत्र ज्यादा है, और यूपी का भी जिला सीमा पर बसा हुआ कौन सा है, गोरखपुर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तराई तो ठीक है, परंतु भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक मलेरिया ग्रस्त जिले के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक जो मलेरिया ग्रस्त जिला माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, गोरखपुर जिला माना जाता है। गोरखपुर जिला कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अभी सोनाली बॉर्डर भी यहीं पड़ती है, इसी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको लेकर विवाद तक होगी। नेपाल के साथ अभी संबंध थोड़े से सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आते हैं बोर्ड पे। उसके बाद ये तो हो गया भूमि और जल का संक्रमण क्षेत्र बनता है नेपाल से लगता हुआ भारत का उत्तरी क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश का कौन सा हो गया, गोरखपुर हो गया। कहने का मतलब क्या है, पहले इस क्षेत्र में बहुत वन हुआ करते थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो व्यक्ति आपका पेपर सेट करते हैं वो किस अप्रोच से करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा भारत का क्षेत्र है जहां पर कुछ 100 वर्षों पहले अत्यधिक वन हुआ करते थे, परंतु आज वनों को काटकर पूर्णतः कृषि युक्त क्षेत्रफल में बदल दिया गया है। तो वो क्षेत्र भी कौन सा है आपका, ये तराई है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु। तो लुम्बिनी तो वर्तमान में पड़ता है नेपाल में, और कपिलवस्तु कहां पड़ता है, भारत में। और ये पूरा क्षेत्र किस में आता है, तराई में आता है। अगर आपको कभी तराई में जाने का मौका मिले तो आप देखोगे, अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे हो तो ये सड़क चल रही है और दोनों तरफ अनंत, जहां तक आपकी निगाहें जाती है वहां तक आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इसलिए हरियाली और पेड़ और वन युक्त जो क्षेत्र माना जाता है, उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा है, तराई है। और इसका सर्वाधिक विस्तार तो उत्तर प्रदेश में है। भाई सर्वाधिक विस्तार तो कहां आएगा, यूपी में आएगा। और सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे यूपी, और सेकंड नंबर पे जो इसका विस्तार आता है वो कहां आता है, बिहार के अंतर आता है। क्लियर है दोस्तों। कल मैं इसके पिक्स भी बताऊंगा आपको मैं समझाऊंगा भी, और इसको ध्यान से देखते रहिए। और आपने धैर्यपूर्वक मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।